नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे महेश बर्णवाल सर की। और देखिए ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर पीवाईक्यू कर रहे होंगे या ये बुक सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके समझ में आ रहा होगा। दोस्तों देखिए आज ये हम पूरी बुक जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो है कल हम देखे थे केंद्र राज्य संबंध देखे थे, और देखिए आज हम अपात उपवन देखेंगे, वित्त आयोग देखेंगे, नीति आयोग, निर्वाचन आयोग, प्रमुख आयोग और राजभाषा, उसके बाद पंचायती राज एवं नगर पालिका, फिर संविधान संशोधन। हम विविध में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन विविध हमारा बचेगा, यानी बुक पूरी इसमें जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। विविध जो है बचेगा थोड़ा, तो वो हम कल देख लेंगे। ठीक, थोड़ा सा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, तो कल देख लेंगे। बाकी चीज़ें हम आज पूरी कवर कर लेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपात उपबंध क्या दिया हुआ है। देखिए आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? संसद के द्वारा दोस्तों बढ़ाई जाएगी। अगला है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये किसने कहा था? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है। ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते, अगला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जाता है? तो 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जाता है। कितनी अवधि तक? तो 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब तक देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब तक की गई आपातकालीन उद्घोषणाएं हैं। तो अब तक देखिए अभी तक आर्टिकल कौन सा है? 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। जैसे पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, यानी नेफा को अब क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। चीन ने 1962 में आक्रमण किया था, हम लोग देखे भी थे और ये हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक, देखे तो नहीं थे उस समय, हम लोग नहीं थे, लेकिन पढ़े हैं। ठीक, अगला आपातकाल की दूसरा घोषणा कब हुई थी? तो 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई। यह उद्घोषणा जो है मार्च 1977 तक लागू रही। अगली है आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा कौन सी है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई है। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं उस आगे और देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में देखने को। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। यानी जो अब आंतरिक अशांति है इसे हटा दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब इसकी जगह पे कौन सा आ गया? तो सशस्त्र विद्रोह आ गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो आर्टिकल कौन सा है? 355 है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद जो है 352 है। अगला है, वित्तीय आपात जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई है। ठीक, देखिए आपातकाल जो सॉरी दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352, उसके बाद 356 में कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है, याद रखिएगा। देखिए ये है कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन की किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? तो आर्टिकल जो है 359 है। अगला है, संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह की अंतराल में होना आवश्यक है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगा? तो पंजाब में, और सबसे ज़्यादा भी कहाँ लगा? तो पंजाब में लगा। अगला है, राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि, टर्न ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, गले में खराश आ गई। देखिए यहाँ आपातकाल के प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है राष्ट्रीय आपात 352, फिर 4 जोड़ दिए 356 हो गया, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। उसके बाद जो है मतलब 4 और जोड़ देंगे 360,
ये वित्तीय आपात हो जाएगा। ठीक, अब हम पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आपात में क्या होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य की शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। यानी अगर राष्ट्रीय आपात लग गया है तो जो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र बनाएगा। ठीक, कौन बनाएगा, केंद्र। तो ये हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संघात्मक प्रणाली एकात्मक के रूप में कार्य करेगी, यानी सारी शक्ति केंद्र के पास हो जाएगी। अगला, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया। कितने बार, 3 बार। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं, शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है, भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अब देखिए वित्तीय आपात अभी तक नहीं लागू हुआ है, लेकिन देख लेते हैं क्या है। वित्तीय आपात में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ और राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन भत्तों की कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। अगला है वित्तीय आपात का प्रयोग अभी तक एक बार नहीं हुआ। दोस्तों देखिए, वित्तीय आपात करने का मतलब ये है कि जो करों का विभाजन होता है कि राज्य को केंद्र को देना है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, उसे हम कुछ दिन के लिए स्थगित कर देंगे जब तक वित्तीय आपात होगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि जितने भी मतलब जो सरकारी व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं संघ में या राज्य के अधीन जो सेवाएं दे रहे हैं अपनी सरकारी, उनके हम वेतन और भत्तों में कटौती कर सकते हैं, चाहे वो, और इसके साथ साथ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें शामिल होंगे। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ हो रही है वित्तीय आपात। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि मूल संविधान में आपातकाल के उद्घोषणा जो है सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 78वां संविधान संशोधन था। 78वां नहीं, 44वां संविधान संशोधन 1978 था। ठीक, अगला है वित्तीय आयोग। वित्त आयोग कौन सा, वित्त आयोग की संरचना देखते हैं। थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। देखिए अध्यक्ष कौन होते हैं, सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। ठीक, जिसे पब्लिक के बारे में जानकारी हो। देखिए इसमें क्या होता है, सदस्य कौन होते हैं। देखिए यहाँ देखिए सदस्य कौन कौन हो सकते हैं इसमें। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। उसके बाद है वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो सकता है, या फिर आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ का व्यक्ति हो सकता है। तो ये जो है 4 लोग मतलब हो सकते हैं किसमें, वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब देखिए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद भवन के समक्ष कौन रखवाता है, तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है वही रखवाता है। अगला है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो आर्टिकल 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 4 सदस्य होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना, वित्त आयोग के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। आपको केवल 2 लोगों का माइंड में रखना है, 1 2 नहीं 4 लोगों का। देखिए 2, पहला और दूसरा रखना है। 1951 में जो पहले थे वो केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। 1952 से 57 थे, और फिर 57 से 62, 5 ही साल होता है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 52 से आप जोड़ दीजिए 62 तक। और उसके बाद के संथानम, यानी केसी नियोगी और के संथानम थे। ये 51 बने हुए, ये 56 में बने। ठीक दोस्तों, 2 नाम ये याद रखिए। उसके बाद आपको कोई नाम नहीं रखना है याद। उसके बाद आप चले आइए लास्ट में। लास्ट में 14वां है जो 2013 में बना, और 15वां 2017 में बना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। ठीक, ये 26 तक अब रहेंगे। कब तक रहेंगे, 26 तक। और डॉक्टर वाई वी रेड्डी तो है 15 से 20 थे। तो आपको ये 2 याद रखने हैं, बाकी दोस्तों सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन बस आपको यही 2 नीचे के और 2 ऊपर के, केसी नियोगी, के संथानम, और जो है लास्ट में कौन है, वाई वी रेड्डी, और जो है उसके बाद एन के सिंह। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ भारत का प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया है, तथा इसके अध्यक्ष कौन है, केसी नियोगी हैं। दोस्तों आप कहेंगे छोड़ रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं चाहूँ तो पढ़ के भी आपको दिखा दूँ पूरा, या आप भी पढ़ सकते हैं, मतलब इतना वो नहीं है, रोक के वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको बस नुकसान करेगी, पेपर में कन्फ्यूज करेगी। देखिए अगला है भारत के केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित है, तो वित्त आयोग के। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्यों के में दी जाने वाली वित्तीय सहायता निर्धारित करना है। अगला है केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय या फिस्कल विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, देखिए मैंने आज चाय पी ना इसीलिए, मतलब कुछ भी अगर खा लेता हूँ तो मतलब गले में खराश होने लगती है। दवा भी किया लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा अभी तक, तो चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं उससे। देखिए अगला है केंद्र में समेकित निधि या कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों की राजस्व की
सहायता हेतु अनुदान या ग्रांट देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन प्राधिकरण करता है? तो वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। अगला, सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। अगला है, भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान या ग्रांट इन एडेड को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग करता है। कौन? वित्त आयोग। अगला दिया है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना, यानी जो अगर 100% आया है तो कितना परसेंट जो है कर जो है राज्य को मिलेगा? तो 31% कर राज्य को मिलेगा। यानी अगर 100 रुपये आए हैं कर के रूप में तो उसमें से 41 रुपये राज्य को मिलेगा और 51 और जो है 59 रुपये या 59 रुपये जो है किसे मिलेंगे? तो केंद्र को। ठीक दोस्तों। अगला दिया है कि वर्ष 1951 से 56 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु तो निर्धारित मानदंड कौन से 2 नए मानदंड शामिल हैं? तो देखिए, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन है एक, और दूसरा है कराधान प्रयास, यानी टैक्स एफर्ट, कितना मतलब प्रयास किया गया है टैक्स को जो है वसूलने में, एक ये हो जाएगा। और दूसरा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी जनसांख्यिकीय प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अब देखिए, यहाँ लिखा है कि भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। अब देखते हैं नीति आयोग दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ लिखा नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को होती है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है, योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। अगला, नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक है। कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक है नीति आयोग। इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग की संरचना देखते हैं। देखिए, अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्नर काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। अगला है, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। सदस्य होते हैं पूर्णकालिक। अंशकालिक सदस्य हैं अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। कितने सदस्य? अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। अगला, पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित। अगला है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। अगला है, सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। अगला है, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट काल के लिए बनाई जाएंगी। अगला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सदस्य याद रख लीजिए और प्रधानमंत्री याद रख लीजिए, उपाध्यक्ष हों वर्तमान में वो याद रख लीजिए, बस यही सीईओ हैं वो याद रख लीजिए। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? आर्थिक नियोजन है, नीति निर्माण में राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री हो करते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारत सरकार की वरीयता के क्रम में कौन सा दर्जा है? तो कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं। अगला, नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो देखते हैं कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था कौन है? तो देखिए, निर्माण 1 जनवरी 2015 को होती है। पूर्ववर्ती है तो किसकी है? तो योजना आयोग के स्थान पे है। अधिकार क्षेत्र है भारत सरकार है। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेदी हैं और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। वेबसाइट क्या है? नीति.gov.in। अगला है कि योजना आयोग के संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का है। किसका है? के संथानम का है। कौन से ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? सेकंड, दूसरे थे। अगला तो वरीयता क्रम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति होंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री होंगे, चौथे पर अपने अपने राज्यों के
राज्यपाल होंगे। छठे पर पूर्व राष्ट्रपति, सातवें पर उप प्रधानमंत्री और पाँचवें का पे उप प्रधानमंत्री। छठे पे होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। सातवें पर कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग या पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा के लोकसभा के विपक्ष के नेता। दोस्तों आपको केवल 1, 2, 3 नंबर तक याद रखिए, बस 3 नंबर तक याद अगर है तो अच्छी बात है, बाकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा यार, कोई इसमें नई बात नहीं है। ठीक देखिए 7 काम में क्या है, भारत के रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। 8 में है अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल हैं। 9 में है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। 9 का में है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं लेखक परीक्षक हैं। 10 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति हैं। अगला है कि नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की जाती है, तो नीति आयोग। ठीक दोस्तों, बाकी चीज़ें देख चुके हैं। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग, सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब की बार यहाँ से तो क्वेश्चन एक पक्का है। देखिए यहाँ लिखा, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे है, तो चुनाव आयोग को है। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक, जो भी पहले हो। अगला है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगस्त 2023 में सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के अनुसार अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में लोकसभा के विपक्ष के नेता अथवा लोकसभा के सभी बड़े विपक्षी दल का प्रमुख और प्रधानमंत्री द्वारा सदस्य के रूप में नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा की जाएगी। विधेयक में 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के हेतु एक खोज समिति की स्थापना की गई। कौन सी खोज समिति। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, आर्टिकल 324 में दिया हुआ है। अब देखते हैं कुछ जो है आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित। 24 में क्या है, चुनाव कार्य की अधीक्षता, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित है। 25 में क्या है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जात या लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। अगला दिया है कि 326 में क्या है, लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, गोला जो इसमें बना है वो समझ लीजिए कि टपका है पेपर में। ठीक, अगला है कि 327 में क्या है, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की शक्ति है। 28 में है, राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति। दोस्तों सबसे ज़्यादा मज़ा भी जियोग्राफी जो स्टार्ट करेंगे ना तो आएगा आपको, इतना कॉन्सेप्ट देंगे, इतनी ट्रिक देंगे, इतना लॉजिक बताएंगे ना, आपका दिल गदगद हो जाएगा। ठीक, कल या परसों से हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी, तो देखना आप लोग कितना मज़ा आएगा ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। देखिए यहाँ लिखा है कि चुनाव संबंधी विषयों के मामलों न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। अगला है कि 39 का में क्या है, 339 का में है, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव संबंधित विशेष प्रावधान है, ये निरस्त है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, अगला दिया है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है। देखिए दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत या 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। अगला राष्ट्रपति को चुनाव किसके द्वारा संचालित होता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। अगला 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है, तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय देता है। अगला है कि संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, तो न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए व्यक्ति को करार दिया जाता है। अगला है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है, तो विधिक अधिकार है। अगला है कि राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्राप्त होती है, तो 1985 में होती है। अगला है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं है, तो जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो वहाँ नहीं है। अगला दिया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीयन से है। अगला दिया है किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। अगला दिया है कि निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया है, तो वर्ष 1989 1993 में। अगला है दल बदल निरोध अधिनियम कब पारित किया गया, तो 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया। अगला है निर्वाचन प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। ठीक दोस्तों,
अगला है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रमुख आयोग। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 के अधिनियम से बनाया गया है। किसे इस आयोग अध्यक्ष बनाया जाए, मतलब कौन इसके अध्यक्ष बन सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, चाहे उस मतलब मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, उन दोनों को बनाया जा सकता है। अगला है भारत के सर्वप्रथम लोकसेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक दोस्तों। अगला दिया है इसकी स्थापना 1926 में होती है, मतलब अधिनियम 1919 का है, स्थापना 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। अब बताइए दोस्तों, ये आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल रही इस बुक में, और कहीं मिलेंगी नहीं। और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी दी हुई हैं, जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं सारे मतलब इसी में समाहित हैं। आप देखना, क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही एनालाइज होगा। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है आप प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। ठीक, आपका मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। अगला दिया है राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो राज मन्नार आयोग ने की थी। अगला संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो रोज विलियम बैथू थी। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त या मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ तो है, देखिए सदस्य एक कौन होते हैं? तो उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य दो, उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तीसरा है मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। उसके बाद है पदेन सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त होते हैं। पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य सदस्य आयुक्त होते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे हो जाएंगे राष्ट्रीय आयोग की संरचना हो जाएगा। अब देखते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा। देखिए भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़े भी हैं, लेकिन दोबारा से देखते हैं। हम यूपी के संबंध में पढ़े थे। देखिए यहाँ है 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष और भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। इस चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, आयोग अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहत्यागी सम्मिलित थे। अगला है कि अन्य पिछड़ा आयोग OBC के उप श्रेणी क्रम हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में भारत संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है। प्रारंभ में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 31 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी। अगला दिया है मानवाधिकार आयोग की किस प्रकार की संरचना है? तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। मानवाधिकार हो या राष्ट्रीय आयोग हो या मतलब योजना आयोग हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? गैर संवैधानिक हैं। किसी दिन हम संवैधानिक, गैर संवैधानिक, ये सारी जितनी भी हैं सारी चीज़ें हम बता देंगे, एक साथ बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है। अगला है राजनीतिक और अपराधियों के मेलजोल संबंधों की जांच की समिति को कौन सी है? तो ओहरा समिति है। ठीक दोस्तों। अगला है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। अगला है संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो 1968 में किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संचित निधि को किसके नाम से? समेकित निधि के नाम से जाना जाता है। अगला संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के हटाया जा सकता है। अगला दिया है कि किसी राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल को। अगला है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC के व्यय निधि किस पर भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अगला है लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं
लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। अब हम भाषा देखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। कल वाली वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। अगला 8वीं अनुसूची में 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 12वां संविधान संशोधन था जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं उनके बारे में दिया हुआ है। देखिए 22 भाषाएं कौन हैं, तो देखिए असमिया है, हिंदी। देखिए ये मतलब ऐसे पढ़ दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से जाएँ जैसे कश्मीरी हो जाएगा, ठीक, उसके बाद हिंदी हो जाएगा, फिर जो है और जो भाषाएं हैं, हिंदी है, कोंकणी। देखिए हम ऊपर से ही देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी है, मराठी, नेपाली और उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है और जो है तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, डोगरी है, बोडो है, मैथिली है, संथाली है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अगला दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, तो 350 का में। अगला है मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया, तो वर्ष 2003 में शामिल किया गया। अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। ठीक है, नमक इसकी ट्रिक होती है, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। अगला उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी? संस्कृत। और अपने यहाँ कौन सी है, तो उर्दू है। ठीक दोस्तों, अगला दिया हुआ कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है, तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी हम बता देना है आपको। देखिए तमिल को 2004 में मिला, उसके बाद संस्कृत 2005 में मिला। तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी हो जाएगी, शास्त्रीय भाषा? तमिल हो जाएगी। उसके बाद संस्कृत हो जाएगी। तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 13 और उड़िया 14। ठीक, तो बिल्कुल मतलब सिंपल है, ज़्यादा आपको माइंड इसमें नहीं लगाना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ऊपर चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखें राजभाषा से संबंधित आर्टिकल कौन से है, तो 343 में संघ की राजभाषा की बात है, 44 में राजभाषा और सदस्यीय आयोग एवं समिति की बात करता है। अगला क्षेत्रीय भाषा क्या है, 345 में राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं हैं। 346 में क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा है। 47 में क्या है, किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। अगला सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की भाषा क्या है, तो देखते हैं दोस्तों। 348 में है क्या, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों या विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 49 में क्या है, भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। अगला है विशेष विनिर्देश। 350 शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त राजभाषा है, प्रयुक्त भाषा। 50A में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं हैं। 50 में भी क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी है। 51 में क्या है, हिंदी भाषा के लिए विशेष विकास के लिए विनिर्देश है। अगला है 357 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की संस्था में गठित की गई। अगला है भारत की राजकीय भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार का है, तो संसद के कम से कम 2/3 बहुमत से है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन है ही नहीं इसमें। अगला सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला है। बंगाल लिखा है, बांग्ला है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं उसके आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 राजभाषाओं को 52वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है पंचायती राज एवं नगर पालिका के बारे में बताया गया है। ठीक दोस्तों, ये हमारा यहाँ इसमें शायद इसके बाद विविध हमारा शुरू हो जाएगा। देखिए पंचायती राज किस सूची का है, बहुत बार देखें राज्य सूची का है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को निर्दिष्ट की जाने वाली कार्यसूची किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची है। ठीक, पंचायत 11वीं में है, नगर पालिका 12वीं में है। पंचायत में कितने विषय हैं, तो 11, मैंने कहा था 29 विषय हैं। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 2 + 9 11 हो जाएगा। ठीक, और उसमें कितने हैं, तो 18 है पंचायत में। अगला दिया पंचायत चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया, राज्य सरकार कराती है। अगला है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय हैं, बताइए। 29 से कई बार एग्जाम में आया है। ठीक दोस्तों, अगला 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था।
अगला दिया हुआ है पंचायत इलेक्शन कितने अंतराल पर होते हैं, तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत किया गया है। अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से होता है। अगला है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की जाती है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की जाती है। अगला अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की संस्तुति की, तो द्विस्तरीय। अगला है पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान किस वर्ष प्रावधान है, तो वर्ष 1993 में। अगला दिया है पंचायती राज को किस संशोधन के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर देखते हैं फिर नीचे आते हैं। देखिए अब कुछ समितियां हैं जो इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। देखिए ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में है, अशोक मेहता 1977 में है, GVK रॉय समिति 1985 में। इसकी ट्रेनिंग का BAG, B से बलवंत राय, A से अशोक मेहता और G से जो है GVK रॉय। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या है LS बैग, LS एल संथानम, ठीक, या के संथानम हो जाए समिति 1962 की है। LM सिंगल संधि 1985 की, 86 की, सादिक अली 1964। तो आपको ये इतनी याद रखनी है, कभी कभी क्या करता है मिलान में पूछ लेता है और आने वाले दिनों में पूछेगा, मुझे यहाँ तक यकीन है, क्योंकि लेखपाल का भी पेपर होगा, उसमें भी पूछा जा सकता है, पुलिस में भी पूछा जा सकता है, जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा जा सकता है ना। बाकी RO PCS में तो आम बात है दोस्तों, एक क्वेश्चन आने आना है, मिलान करने के लिए पूछता ही रहता है। एक कहो 2 आ जाए, कहो 3 आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें पूछता जरूर, हर बार पूछता है। अगला पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई, तो LM सिंघवी समिति। अगला किन राज्यों में पंचायती समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और राजस्थान है। उसके बाद दोस्तों है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। अगला पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। देखिए मैंने बताया था विकेंद्रीकरण क्या है, सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दिए होंगे अगर यूपी स्पेशल में तब। देखिए यूपी स्पेशल मेरी कंप्लीट हो गई दोस्तों। मैं क्या करूँगा, आज यूपी स्पेशल के 800 क्वेश्चन, 700 से 800 क्वेश्चन जो हैं पूरी बुक के एक साथ मैं क्वेश्चन करा दूंगा अलग। तो आप लोग क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, पहले थ्योरी पढ़िएगा बाद में क्वेश्चन, इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, हम ट्रिक भी लगाएंगे, लॉजिक भी देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। अब वो भी शाम को। देखिए यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है, तो 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य है। और देखिए कल से हम हिंदी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो आप लोग उसे भी देखना ना भूलिएगा। ठीक, पंचायतों में किन वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है, तो राज्य विधानमंडल को की गई है। अगला है 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किन राज्यों में किया जाता है, तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में किया जाता है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो 11 और 12वीं अनुसूची कौन सी है, तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। अधिनियम 73वां संविधान 1992 में विषय 29 है। इसमें नगर पालिका है 12वीं अनुसूची में विषय 18 है और 74वां संविधान 1992 है। ठीक, देखिए 73वां और 74वां संविधान 1992 में ही हुआ था, याद रखिएगा, नहीं तो 93 कर दीजिए। देखिए इसमें विषय क्या है, 243 आर्टिकल G तक है और इसमें 243 यानी W तक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण आरक्षित है। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नारी बंधन जो आया था अधिनियम वही। अब देखिए पंचायतों के स्तर जैसे संस्था है, तो 1 स्तरीय कौन सी है, ग्राम पंचायत है। 2 स्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति, 3 स्तरीय ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद, और 4 स्तरीय है ग्राम पंचायत अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद और परिषद और जिला परिषद है। ठीक, अब कौन कौन सी कहाँ है, तो जैसे 1 स्तरीय कौन कौन से राज्य हैं, केरल है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम, जहाँ जनसंख्या थोड़ा कम है। 2 स्तरीय में कहाँ कौन कौन से हैं, तो देखिए 2 स्तरीय में कौन से, असम है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, हरियाणा है। 3 स्तरीय में कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश हमारा 3 स्तरीय है, ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला जिला परिषद है। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु है, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। 4 स्तर में केवल एक ही है, बंगाल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल वाला, क्योंकि एक ही है ना, इसीलिए।
अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा है कि गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत समिति में ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। यहाँ ये याद रखिएगा कि तालुका समिति है। ठीक दोस्तों, अगला है मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। अब देखिए कहाँ नहीं किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता निम्नलिखित में से कहाँ पे नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम और जो है नागालैंड। देखिए मैं घायल हो गया जब रम पिया, जैसे मैंने रम पिया तो मैं घायल हो गया, सॉरी इस तरह नहीं, देखो मैंने रम पिया तो फिर मुझे नाग दिखा नहीं, अब नाग नहीं दिखा तो मेरे काट के तो मैं घायल हो गया, उसने काट लिया तो मैं घायल हो गया। तो रम, नाग और घायल, तो इस तरह हम मतलब लंबे समय तक याद रखते थे, पूछा जाता है, एक दो बार पूछा भी गया है निम्नलिखित में से कहाँ पे पंचायत समिति या पंचायतों का गठन नहीं है, तो वही हमें लगाना पड़ेगा। इन राज्यों में एक स्तरीय पंचायती परिषद है। ठीक दोस्तों, मतलब यहाँ पे 3 स्तरीय नहीं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए अच्छे सीटों की कुल संख्या कितने हैं, तो 1/3 है, हम लोग ऊपर देखे भी हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है, देश में सशक्त एवं जीवंती पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की स्थापना करना। अगला है भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, तो केरल है दोस्तों। कौन है, केरल है। अनुसूचित जनजातियों एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों या शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संसदीय राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक, अगला दिया है नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है, 1992 का है। देखिए सन ये इंपॉर्टेंट मोस्ट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। अगला 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, तो स्वशासन की व्यवस्था को। अगला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया गया है। अगला पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अब देखिए नगर पालिका में 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 18 विषय हैं, और विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है किसे, नगर पालिका को 18 विषय में। अब हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जिसे मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने योग्य होता है। अगला है कि प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादित करने, क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है, तो पंचायतों का है, ग्राम पंचायतों का है। अगला है कि भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है, तो आंध्र प्रदेश में प्राप्त है। पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए ये है कि पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण की गठित टास्क फोर्स कौन सी, ललित माथुर की अध्यक्षता में 2001 की थी। वी रामचंद्रन यानी निम्न स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति वी रामचंद्रन 2005 थी। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने की कार्यदर्शी मति राजवंत संधू थी, 2008 की हो जाएगी। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन की समिति 2010 की हो जाएगी। मणिशंकर ये कौन है, आम वस्तुओं और सेवाओं को की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन के विशेषज्ञ हैं, 2012 की है। देखिए दोस्तों ये सब आपको कोई ज़्यादा विशेष वो नहीं है, याद नहीं रखना। ठीक, अब देखते हैं संविधान संशोधन दोस्तों, देखते हैं इसके बाद शायद विविध है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रस्ताव जो है प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 368 में किया गया है। अगला भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जाता है, तो लोकसभा अथवा सभा किसी भी सदन में, लोकसभा अथवा राज्य के किसी भी सदन में लाया जाता है। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा गया, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। देखिए साधारण बहुमत से संशोधन किए जाने वाले कुछ उपबंध होते हैं जो साधारण बहुमत से किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें देखिए जैसे साधारण का बहुमत का मतलब है कि मतलब आधे से अधिक, एक अधिक हो चाहे 2 अधिक हो, तो ये होता है। देखिए इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए अनुच्छेद 2, 3, 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। देखिए अनुच्छेद 75, 97, 125, 165, 221 में द्वितीय अनुसूची में जो है अनुमति दी गई। इंपॉर्टेंट है ही नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 105 में क्या है, संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था की गई है। 106 में क्या है, संसद द्वारा पारित किए जाने वाले संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था की गई है। देखिए ये सब साधारण बहुमत से पास होंगे। ठीक दोस्तों,
अगला दिया है कि 120 में क्या है, 120(2) में संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के नए किए जाने वाले 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के छोड़ने का व्यवस्था। देखिए आपको ये सब याद नहीं रखने हैं, मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ, बस आप भी ऐसे देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, 124 में क्या है, इसमें व्यवस्था की गई संसद द्वारा किसी भी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय में शास्त्र न्यायाधीश होंगे। अगला 135 में क्या है, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति है। 169 में क्या है, कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 243 में क्या, 239 में क्या दिया, संघ राज्यों के क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करना। अगला दिया है दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना, तो 69 या 69वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा बना है। 106वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो देखिए यही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो भी बात कर रहा था ऊपर। लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण के बारे में बात कहा गया। अगला है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 1951 में जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन था, भूमि सुधार से संबंधित था। अगला 66वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 321A में जोड़ा गया। किसमें, आर्टिकल 21A में। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि संविधान का 66वां संविधान संशोधन किससे संबंधित, 6 से 14 वर्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। अगला विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल व 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अगला भारतीय संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है, तो लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। अगला वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था, कुछ राज्यों के किए गए कृषि भूमि संबंधित विधियों के संरक्षण से। अगला दिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत किस विधेयक में होता है, संविधान संशोधन विधेयक में होता है, स्पेशल मेजोरिटी। अगला सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था। अगला भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक कर दिया गया, 91वां संविधान संशोधन था। ठीक, 91वां संविधान संशोधन था, 91। अगला विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन द्वारा होने वाले संविधान संशोधन के अंतर्गत विषय कौन से हैं, तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 62 में राज्यों की कार्यपालिका का विस्तार है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। और उसके बाद अध्याय 4 में क्या है, संघ की न्यायपालिका। 5 में है राज्यों के उच्च न्यायालय। भाग जो है 11 के अध्याय 1 में संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची में किसी भी सूची, संघ व राज्य सूची व समवर्ती सूची में संशोधन बात करता है, मतलब विशेष प्रयोजन 2/3 बहुमत हो, राज्यों की अनुशंसा हो। अगला है कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4 और स्वयं अनुसूची 368 राज्य संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हमारा आ गया है विविध मिसलिनियस। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको सब नहीं याद रखना है, ये हमेशा माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। बस आपको सन भी नहीं ज़्यादा याद रखना, थोड़ा बहुत याद रखिएगा। मैं 1-2 चीज़ें देखता चल रहा हूँ। देखिए यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका कुछ और नहीं याद रखना है। सन तो पता है ना, 50 से 62 संविधान संशोधन मतलब संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन कार्यकाल में मृत्यु हो जाती। वेंकट गिरी कार्यवाहक थे, उपराष्ट्रपति भी थे, कार्यवाहक थे तथा बिष्ट और मुख्य न्यायाधीश भी थे, हिदायतुल्लाह। ठीक, उसके बाद वेंकट गिरी हैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते, कौन, वेंकट गिरी। उसके बाद फर्रुद्दीन अली अहमद कौन थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। बीडी जत्ती कार्यवाहक थे, उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी थे, निर्वाचित 1969 में पराजित हुए। और ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे। आर वेंकट रमन उपराष्ट्रपति थे। शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति थे। वी.आर. नारायण कौन थे, उपराष्ट्रपति थे। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, के.आर. नारायणन। देखिए विशिष्ट है ना दोस्तों। अगला है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। उसके बाद है प्रतिभा पाटिल हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी हैं, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जी हैं, भारतीय मूल के उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी हैं, प्रथम आदिवासी मूल राष्ट्रपति। ठीक, वर्तमान में चल रहा है। अब देखिए कुछ न्यायाधीश के बारे में देख लेते हैं।
आपको बस ऐसे थोड़ा ओवरव्यू लेना है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं। देखिए ये मिसलिनियस का मतलब है कि सारी मतलब फैक्ट इसमें डाल दिए हैं। देखिए पहले कौन थे, तो हीरालाल जे कहानियाँ थे। दूसरे पतंजलि शास्त्री, तीसरे मेहर चंद्र महाजन थे, BK मुखर्जी थी, चौथे SR दास थे, पाँचवें भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे, वी गजेंद्र गड़कर थे। देखिए बस आपको ऐसे मैं एक बार पढ़ दूंगा, बाकी आप ज़्यादा मतलब माइंड में ना रखिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। मतलब आपको पता होना चाहिए, कहीं नाम सुना है कि नहीं ये, कि यार सरकार थे, उसके बाद फिर के सुब्बाराव थे, KM वांचू थे, हिदायतुल्ला थे, JC शाह थे, SM सीकरी थे, अजीत नाथ रे थे, ठीक। उसके बाद देखते दोस्तों, उसके बाद हैं MH वेग थे, YV चंद्रचूड़ थे, PN भगवती थे, RS पाठक थे, ES वेंकट रमैया थे, फिर सब्यसाची मुखर्जी थे, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा थे, KN सिंह थे, उसके बाद MH कानिया थे, ठीक। हीरा, उसके बाद जो है ललित मोहन शर्मा थे, MN वेंकट चलैया थे, AM अहमदी थे, JP शर्मा थे, ठीक दोस्तों। ये एक लोग कौन थे, तो देखते हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक। हम 98 तक पहुँचे हैं, अभी देखो और है कितने लोग हुए हैं। अब ये छोड़ो, यहाँ देखते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए NV रमन्ना के बारे में हम देखे थे कि 21 से 22 थे। उसके बाद उदय ललित, मतलब UU ललित या उदय उमेश ललित, ये ज़्यादा दिन तक नहीं थे, लगभग 3 महीने छोड़ो, 2 महीने कुछ दिन थे, मतलब 22 में ही थे। उसके बाद 22 से दोस्तों अभी तक कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। देखिए इसमें पहले आपको याद रखना है और लास्ट वाले याद रखने हैं, यानी वर्तमान में और पहले, क्योंकि पहला ही पूछा जाता है, उसके बाद पूछा नहीं जाता ये, तो बहुत ज़्यादा आप इसमें घुस न जाइएगा, ठीक। देखिए पहले कौन थे, सुकुमार सेन थे। बस ये बहुत फैक्ट नहीं जानना है दोस्तों, यकीन मानिए कोई भी टीचर आपको पहला ही पढ़ा रहा है, चाहे वो कुमार गौरव सर हो, कोई भी हो, पहले के अलावा कोई नहीं पढ़ाता। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वही ध्यान दो। और वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार। देखो बुक वालों का क्या है यार, वो तो गूगल से उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिए, काम खत्म। पढ़ना तो हम ही लोगों को है ना, तो हमें ये समझना क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। सिलेक्शन हमारा तभी होगा, हमें पूरे फैक्ट नहीं पढ़ने, ठीक। कोई हम रट्टू तोता नहीं है कि रटते चले जाएंगे। देखिए अभी PCS में क्वेश्चन आया हुआ था 2022 के 21 में आया हुआ था, यही क्वेश्चन था सेम टू सेम, कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो VS रमा देवी थी, और वो सुकुमार सेन थे, ठीक। मतलब तो दोनों थे कार्यवाहक थी, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके अब ये चीज़ हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी यानी आपको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी है। इसके विपरीत जो है तृणमूल कांग्रेस TMC, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया। इस प्रकार वर्तमान में कितनी है, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। अब देखिए राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई, यानी 14 में से केवल एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई वर्तमान में, बाकी सारी नई हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2016 के नियम के अनुसार देश में राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाती है। 10 वर्ष में राष्ट्रीय पार्टी की सूची तैयार की जाती है। अगला है कि एक पंजीकृत पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्तें क्या हैं। देखिए आप अगर मान लो आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो उसके बारे में बताया गया है कि कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। देखिए पहला दिया है कि यदि कोई पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा के 2% सीट यानी 11 सीट जीतता है, 2 अलग अलग राज्यों में 11 सीट जीतता है। मान लीजिए किसी में 6 जीता और किसी में 5 जीता, तो 6 5 11 हो गए, तो वो राष्ट्रीय 3 अलग अलग राष्ट्र मतलब 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीट यानी 11 सीट जीतता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, ठीक। मतलब 11 सीट सब राज्यों से जीते। अगला है लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट भी मिले, यानी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को 4 लोकसभा से सीटें मिले तथा राज्य में 4 अलग अलग में 6% वोट मिले। अगला दिया एक पार्टी को 4 से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ देखते हैं भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची कौन कौन सी। देखिए BJP 80 में बनी, ठीक। या कांग्रेस तो बहुत पुरानी है, 28 दिसंबर 1895 में। अगला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थी, 64 में बनी। आम आदमी पार्टी 12 में बनी। उसके बाद बहुजन BSP 84 में बनी। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में बनी, ठीक दोस्तों।
अब देखिए प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले प्रधानमंत्री हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, लंबे समय तक थे। वर्तमान में भी मोदी जी हो जाएंगे लंबे समय तक, ठीक, अगर 5 साल रहते हैं तो। देखिए उसके अब देखिए ये चीज़ देखिए कि भारत में प्रथम प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी पदावधि के दौरान, यानी पद पे वो थे तभी हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। गुलजारी लाल नंदा प्रथम दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी थी प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु के 81 वर्ष और प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने पद पर त्यागपत्र दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद में किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान हत्या हुई। देखिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तीनों लोगों की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई, यानी अपने वो पद पे बने थे तभी मृत्यु हुई। राजीव गांधी की सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री 40 वर्ष में बने। अगला दिया विश्व प्रताप वीपी सिंह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री पूर्व बनने से सरकारी पद धारण नहीं किया था। अगला दिया है पीवी नरसिंह राव प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक बने। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटी अवधि 13 दिन तक थे। एच डी देवगौड़ा थे, ये 96 से 97 दक्षिण के द्वितीय थे प्रधानमंत्री। पहले पीवी नरसिम्हा राव, द्वितीय एच डी गौड़ा जो दक्षिणी भारत से थे, 2 लोग थे। इंदिरा गांधी गुजरात पूर्वी सोच संघ के भारत के राजदूत भी थे। इंद्र कुमार गुजराल। अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 4 तक थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष तक कार्यकाल पूरा किया। मनमोहन सिंह थे, भारत के उदारीकरण के जनक थे। नरेंद्र मोदी थे मुख्यमंत्री से जो सीधे प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी उसके बाद वर्तमान में थे, ये लगातार तीसरी बार बने हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, ठीक। अब हम देखते हैं संक्षिप्त थोड़ा और देख लेते हैं, उसके बाद हम कल देखेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे कल देख लेंगे। देखिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, 47 से 64 थे। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 साल थे। सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक था। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने, 64 में और 66 में। एक बार से अधिक बार प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता के पश्चात 3 बार। इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार, नरेंद्र मोदी 2 बार नहीं अब 3 बार हो गए, ठीक। आपको अपडेट भी कर दिया। बाकी ये सारी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, थोड़ा बहुत आपको देखना होगा, देख लीजिएगा। बाकी मैं जो है इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक। यहाँ देखिए कुछ स्थल जो है आप लोग देख लीजिएगा PDF में, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि आपको सारी नहीं याद करें। जैसे राष्ट्रपति भवन देखिए भारत का है, याद होना चाहिए। क्रेमलिन कहाँ का है? रूस का है, जो मॉस्को में है, मतलब जहाँ पे उसके राष्ट्रपति बैठते हैं वो क्रेमलिन होता है, ठीक दोस्तों। देखिए 24 ससेक्स ड्राइव जो है कनाडा का हो जाएगा, ओटावा। हमारे लिए इतना देखिए बकिंगम पैलेस ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है, लंदन में है, ठीक दोस्तों। उसके बाद कौन सा हमारा जर्मनी का, तो फेडरल चांसलर है ही है जर्मनी का। उसके बाद व्हाइट हाउस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाइट हाउस में है अमेरिका के राष्ट्रपति वाशिंगटन DC, ठीक। तो 2-3 आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी PDF में अपलोड कर दूंगा, इसकी देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको पढ़ाई जा चुकी है, ठीक। इसमें क्या है, मतलब आप मैक्सिमम देखेंगे तो आपको चीज़ें पढ़ाई गई हैं और इसमें पोलिटी आपकी कंप्लीट हो जा रही है, ठीक। मैं क्या करूँगा, इसकी मतलब एक कंपाइल्ड वीडियो अपलोड कर दूँगा पोलिटी की, 3-4-5 घंटे की होगी, जिसमें कंप्लीट पोलिटी दी हुई। उसके बाद हम लोग देखेंगे, कल से कोशिश करेंगे कि कल से हम लोग देखें क्या, तो ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, जो एक नए अंदाज में होगी आप लोगों के लिए। आप लोग पूरा देखिएगा और सपोर्ट करिए दोस्तों, इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा 1000 तक पहुँचा दीजिए ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।